आजकल सारे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने घूम रहे हैं। सबको ये है कि बहुत देर होगी नौकरी करते हुए, 10 साल हो गए किसी को जॉब करते हुए कॉर्पोरेट में, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो एक समय पे आके सब लोग बोलते हैं कि यार पहाड़ों में अकेले जाया जाए, लेट मी फाइंड माई सेल्फ, राइट। तो बात यह है कि हर इंसान एक समय पे आके अपना ज़िंदगी का लक्ष्य ढूंढता है कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मैं किस लिए धरती पे आया हूँ, मेरा यहाँ पे आने का पर्पस क्या है। तो वो पर्पस ढूंढते हैं और वो पर्पस मिलता है नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि तुम्हारा आने का पर्पस है दुनिया पे कि भगवान की पूजा करनी है, भक्ति करनी है। कोई कहता है कि तुम्हारा दुनिया में आने का पर्पस है कि दूसरों की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है। कोई कहता है कि मज़े लो, फिर तो मर ही जाना है, राइट। तो सबका अलग अलग पर्पस है। तो कौन ठीक है और कौन गलत है, और ये ज़िंदगी का पर्पस ढूंढा कैसे जाए? क्या ये मंदिरों में जाने से मिलेगा? क्या ये पहाड़ों पे जाने से मिलेगा? तो ये मिलेगा कैसे, राइट। तो एक फ्रेंच फ़िलासफ़र है अल्बर्ट कामू, काफ़ी फेमस है। तो उसने ये कहा कि हर इंसान अपनी लाइफ में एक समय पे आके ज़िंदगी का पर्पस ढूंढता है और किसी को मिलता है नहीं, जितना मर्जी ढूंढ लो। तो वो बोलता है कि ये जो क्वेस्ट है पर्पस ढूंढने की, ये एब्सर्ड है, राइट। तो ही कॉल्स इट एब्सर्डिज़म। और उसमें फिर वो बोलता है कि इसको डील करने के सिर्फ 3 तरीके हैं, राइट। वो बोलता है कि अच्छा, आपने पर्पस ढूंढने की कोशिश की, आपको मिला तो है नहीं, तो अब आप क्या करोगे? तो बोलता है पहला सोल्यूशन है जो, वो ये है कि आप सुसाइड कर लो। तो वो सुसाइड करने के लिए इसलिए बोलता है कि दैट्स द ओनली रैशनल वे टू लिव, राइट। वो कैसे, अब आप पूछोगे? तो वो इस तरीके से कि अगर आप जब सुसाइड कर लोगे तो आप मर जाओगे। तो जब आप मर जाओगे तो आप अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हो कि मरने के बाद कोई आफ्टर लाइफ है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। अगर है तो आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं है तो भाई आप मर ही गए, फिर क्या पंगा है, राइट। अब तो आप मर गए, यू डोंट केयर एनी मोर। तो ये तो है पहला सोल्यूशन। तो ये बोलता है वो कि ये सब ऑप्टिमल है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके आपने मर ही जाना है, राइट। तो जल्दी क्यों करनी है, थोड़ा वेट कर लो। तो वो दूसरा सोल्यूशन ये बोलता है कि अच्छा, आप भगवान में मानना शुरू कर दो। तो उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये जो भगवान में मानने वाला सोल्यूशन है, ये इंटेलेक्चुअल सुसाइड है। वो बोलता है कि क्योंकि आपके पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, तो इसलिए बिना किसी रीज़न के भगवान में मानना इंटेलेक्चुअल सुसाइड है। लेकिन आप मान सकते हो अगर आपको ये दूसरा सोल्यूशन फॉलो करना है, राइट। और वो तीसरा सोल्यूशन बोलता है कि ये तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ द एब्सर्ड। आप एक्सेप्ट कर लो कि दुनिया एब्सर्ड है और आपकी ज़िंदगी एब्सर्ड है। यानी आप पैदा हो गए हो, लेकिन कोई प्री डिफाइंड पर्पस नहीं है जो आपको मिलने वाला है कभी भी, राइट। तो उस केस में अब इंसान क्या करे? तो आप देखोगे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, सबको नहीं कह सकते, काफ़ी भगवान में मानते भी हैं, लेकिन जो नहीं मानते अपने भारत में भी और बाहर भी, उनमें ये है कि भाई भगवान तो है नहीं, कोई प्री डिफाइंड पर्पस भी है नहीं, तो हीडोनिज़म फॉलो करो। हीडोनिज़म एज इन कि जितने मज़े ले सकते हो ले लो दुनिया में, राइट। जितना पैसा कमाना कमा लो, जितनी ऐश करनी है कर लो, मज़े की लग्जरीज़ इंजॉय करो। कोई नशे करने लग जाता है, कोई कुछ, राइट। तो इस चक्कर में अब आप देखोगे कि दुनिया अलग अलग रास्ते पे लगी हुई है। कोई मंदिरों में लगा हुआ है, कोई गरीबों की सेवा करने में लगा हुआ है, और कोई मज़े लेने में लगा हुआ है, राइट। तो आप कैसे सिस्टमेटिकली फॉलो करो कि कौन सा रास्ता सही है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइफ का पर्पस है ये बढ़िया है और ये वाला बढ़िया नहीं है? क्या आप सिर्फ वो करोगे जो आपका मन कहता है, जिसमें बोलता है कि चलो इसमें मज़ा आ रहा है, बस ये कर लेते हैं, गरीबों की सेवा करने में मज़ा आ रहा है, मंदिर जाके शांति मिल रही है, ये कर लो, या मिक्स करके कुछ वो कर लिया, कुछ ये कर लिया, है ना। तो सिस्टमेटिकली कैसे सोचा जाए इसके बारे में? तो मैं हूँ एक साइंटिस्ट, है ना। तो साइंटिस्ट का पर्पस क्या है कि कंपैरेटिवली अगर आप इवैल्यूएट करो कि आप ह्यूमन बीइंग हो, तो अगर आप बाकी ग्रेट एप स्पीशीज़ से इवैल्यूएट करते हो, जो बाकी ग्रेट एप स्पीशीज़ हैं,
बोनोबोज हो गए, गोरिल्लाज हो गए, कपूचिन मंकीज़ हो गए और हम हो गए होमो सेपियंस, राइट। तो अगर आप इनमें कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करते हो तो काफ़ी डिफरेंस नहीं है। जो क्रोमोसोमल सिमिलरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 90% से ऊपर है ना सारों में। लेकिन अगर आप बाकी सारी दुनिया की कंपैरिजन करते हो जो भी स्पीसीज़ हैं, तो आप एक चीज़ देखोगे कि सारे जानवर, चिड़िया हो, छिपकली हो, कॉकरोच हो, कोई भी हो, वो सारे जानवर खाते भी हैं, पीते भी हैं, मेट भी करते हैं और सोते भी हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे करते हैं। इंसान भी काफ़ी यही कर रहे हैं, खा लिया, पी लिया, मेट कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, सो गए और फिर मर गए। तो इसमें इंसान होने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इंसान की जो पोजीशन है उसमें 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। पहला फीचर तो ये है कि हमारे पास ऐसी एबिलिटी है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दुनिया के बारे में जान सकते हैं। बोनोबोज नहीं जान सकते, गोरिल्लाज नहीं जान सकते। उनमें सेल्फ अवेयरनेस अगर है भी काफ़ी हद तक मुझे तो लगता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उनकी कॉग्निशन है। तो लेकिन फिर भी वो साइंस और टेक्नोलॉजी जो डिस्पोजल पे है हमारे पास, इंजीनियरिंग और ये सब चीज़ें, उसके थ्रू दुनिया के बारे में नहीं जान सकते। पहला तो ये है। दूसरा, वो ट्रैवल नहीं कर सकते ज़्यादा, थोड़ी सी अपनी जो बायोलॉजिकल रेंज होती है उसमें ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन वैसे दुनिया नहीं देख सकते कि किसी कल्चर ने पिछले 1000 साल में क्या कुजीन बनाई है, राइट, या क्या नाच गाना नया इवॉल्व किया है सोशल एवोल्यूशन से, ठीक है। तो 2 चीज़ों का जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने आप को दूसरे जानवरों से, वो ये है कि एक तो हमारे पास हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या होता है जब हम सोते हैं, या हम किसी से प्यार करते हैं, या हमें गुस्सा आता है, या हम भूल जाते हैं, तो दिमाग में हो क्या रहा है, राइट। और दूसरा, हम दुनिया ट्रैवल करके हम नई नई सभ्यताओं के बारे में सीख सकते हैं, उनका खाना ट्राई कर सकते हैं, उनके नाच गाने देख सकते हैं, राइट। तो आप बोलोगे यार ये तो बाकी लोग भी करते हैं, इसमें क्या नई बात तुमने बताई है, राइट। ये बात नई ये है कि एक तो आपने सिस्टमेटिकली उस चीज़ को कैपिटलाइज़ किया है जो आपकी ह्यूमन बीइंग होने को डिफरेंशिएट करती है बाकी स्पीसीज से, ठीक है। दूसरी ये है कि अगर आप सोचो कि इंसान है क्या, इंसान की बात छोड़ो, सारी स्पीसीज़ में सारी स्पीसीज़ है क्या। आपके खून में हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब है आयरन, आयरन का मतलब है लोहा। लोहा कहाँ से आता है? कोई भी चीज़ जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन फ्यूज़ हो गए, वो हीलियम बन गया, वैसे कर करके लोहा बनता है। तो किसी सुपरनोवे एक्सप्लोजन में यूनिवर्स में बहुत देर पहले किसी जगह पे हीमोग्लोबिन भी बना होगा, फॉस्फेट भी बना होगा, कार्बन भी बना होगा, अलग अलग सुपरनोवे एक्सप्लोजन में, राइट। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठे होकर इंसान बना देती हैं, तो अगर वो इंसान के पास सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है, तो एक तरीके से यूनिवर्स अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू आर द यूनिवर्स, राइट। वो कैसे हो कि सारी, अगर आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियर फ्यूजन से बने हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, तो इसका मतलब आप यूनिवर्स हो का एक कंपोनेंट हो जो सेल्फ अवेयर है। और सेल्फ अवेयर का मतलब ये है कि यूनिवर्स इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन इट्स ओन एग्जिस्टेंस थ्रू यू, राइट। तो अगर आप अपने बारे में सीखते हो तो एक तरीके से आप यूनिवर्स को अपने आप को समझने में मदद कर रहे हो, है ना बात। तो इसलिए ये जो अपने बारे में सीखना साइंस के थ्रू, या जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स ने हमें लिख के दिया है अलग अलग पुराणों में, उसके थ्रू हम अपना ज्ञान ले सकते हैं। अब अच्छा, बड़े सारे लोग ये हैं जो शायद सोचेंगे कि भाई इसमें तो फिर हमारा जो धर्म है, हमारा जो पुरानी सभ्यता है, हमारे पूर्वजों ने जो लिख के दिया है, उसका क्या रोल है इसमें? ये तो सारी तुम साइंस की बातें कर रहे हो, तो क्या हम सिर्फ ब्लाइंडली जो वेस्टर्न लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, बस उसको फॉलो करें? तो देखो, ये समझने की ज़रूरत है कि साइंस उसको बोलते हैं जो एम्पिरिकली नलीफाई किया जा सके, ठीक है। तो एक साइंटिफिक मेथड है। तो इसमें एक ये है कि आप एक प्रोपोजिशन है, उस प्रोपोजिशन को आप सिस्टमेटिकली हाइपोथेसाइज करके उसको आप इनवैलिडेट कर सकते हो कि नहीं। आपके पास क्या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जिससे आप उसको इनवैलिडेट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी चीज़ें सही हैं लेकिन उसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है उनको प्रूव करने का, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं।
मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे ग्रंथों में आपने कहानी सुनी होगी कि जो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है बिग डिपर वाली, तो उसमें बाइनरी स्टार सिस्टम्स हैं, अरुंधति और वशिष्ठ, ठीक है। और जनरली बाइनरी स्टार सिस्टम्स में क्या होता है कि जो बड़ा तारा है वो छोटे को अपने आसपास घुमाता है, उसका ऑर्बिट जो होता है छोटे वाले का वो बड़े के आसपास होता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है। अब जो अरुंधति और वशिष्ठ है, इनका ग्रेविटेशनल जो पुल है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, वो जो एक दूसरे के इक्वी ऑर्बिटल है, उनको वन डज़ नॉट डोमिनेट द अदर। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ये चीज़ ऑब्ज़र्व करके एक हिंदू धर्म में चलाया रिवाज कि जब शादी होती है तो लोगों को बोलते हैं कि अच्छा आप ऊपर जाके सप्तऋषि को देखो छत पे जाके, तो आपकी शादी ऑस्पिशियस होगी, आपकी शादी अच्छी होगी। तो ऐसे कैसे अच्छी हो जाएगी? अगर आप मंद बुद्धि से बिना सोचे समझे उसको फॉलो करोगे तो अच्छी नहीं होने वाली। अगर आप ऊपर जाके ये देखोगे कि दोनों तारे वन डज़ नॉट डोमिनेट द अदर, और अगर हम उसको अपने शादी में इम्प्लीमेंट करते हैं कि लड़का और लड़की कोई एक दूसरे को डोमिनेट ना करे और बराबर का ट्रीट करे, तो ऑब्वियसली आपकी शादी अच्छी होगी, है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ग्रंथों में है जो बहुत साइंटिफिक है, मेटाफोरिकल है, जिसको समझाने के लिए कहानियों का उपयोग किया गया है और बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो अपने गुरुओं की, पूर्वजों की बताई हुई चीज़ों को लात नहीं मारनी ये सोच के कि ये तो बेवकूफ़ है, अंधविश्वास है, जैसे आजकल ये ट्विटर वाले और यूट्यूब वाले बड़े लोग करते हैं। तो इसलिए दोनों तरीक़ों को समझने की कोशिश करनी है और एक हम्बल तरीके से एक नॉलेज को गेन करने की कोशिश करनी है, एपिस्टेमोलॉजिकल एरोगेंस के बिना। तो मुझे तो ये लगता है कि ज़िंदगी जीने का बड़ा अच्छा तरीका है हेल्दी लाइफ रो, पार्क में घूमो, देखो कितना अच्छा पार्क है ना, पेड़ पौधे हैं, पंछी चिचिया रहे हैं, और लाइफ का मज़ा लो, और साथ में दुनिया के बारे में सीखो, अपने दिमाग के बारे में सीखो, लोगों की मदद भी करो, भगवान की भी पूजा कर लो। अगर नहीं करनी आती, अगर नहीं मन है तो ना करो, लेकिन जो चीज़ें सिखाई गई है ग्रंथों में उनके थ्रू ज्ञान लेने की कोशिश करो। तो ये है भाई मेरे हिसाब से पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने का तरीका सिस्टमैटिकली।